धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग लापता हैं। ये घटना खीरगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण हुई है, जिसने अपने रास्ते में आने वाले होटल, होम स्टे और घरों को बहा दिया। इस आपदा में धराली का मुख्य बाजार और प्रसिद्ध कल्प मंदिर भी पूरी तरह तबाह हो गया। भारतीय सेना के 150 जवान लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि इस आपदा में सेना का बेस भी प्रभावित हुआ है और 11 जवान लापता हैं। सेना की टीमों ने अब तक 20 लोगों को सुरक्षित बचाया है और अतिरिक्त टीमों को भी कार्य में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थिति की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना आंध्र प्रदेश का दौरा रद्द कर आपदा परिचालन केंद्र में बचाव कार्य की समीक्षा की। बुधवार को देहरादून के उत्तरकाशी जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS ने सैटेलाइट अध्ययन के माध्यम से हर्षिल और धराली में भारी बारिश के कारण आने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA और IIRS के बीच हुए एक हफ्ते समझौते के तहत IIRS ने हर्षिल घाटी और ऊपरी भागीरथी क्षेत्र का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में ग्लेशियर भूस्खलन की निगरानी की बात की गई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि भागीरथी, मंदाकिनी और ऋषिगंगा की ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और मानसून के बाद हिमनदी झीलों का आकार बढ़ रहा है। IIRS की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस खतरे का उल्लेख किया गया था, जिसमें खास तौर पर हर्षिल घाटी में बाढ़ और मलबा बहने की आशंका जताई गई थी। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि USDMA ने इस जानकारी का उपयोग बचाव के लिए किस स्तर पर किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल रहा है? देखिए, 11 जवान अभी भी लापता है, तो ऐसे में बचाव दल किस तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहा है और किस तरीके से आगे का काम कर रहा है? देखिए विजय लक्ष्मी, आपको बता दें कि इस समय क्योंकि धराली में और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और काफी दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल ही रहा है। इस आपदा के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो फंसे हुए लोग थे उनको तो प्रशासन की टीमों ने, SDRF ने, सेना ने उनको तो रेस्क्यू कर दिया था, हेलीकॉप्टर के जरिए उन सभी को पहुंचा दिया गया। लेकिन जो अब मुख्य जो आपदाग्रस्त इलाका धराली और हर्षिल का है, इस इलाके को फिर से रिस्टोर करना एक सबसे बड़ी चुनौती है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर इसका चल रहा है कि कितने लोग जो लापता हैं उनको कब तक ढूंढा जाएगा। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि जो प्रशासन ने एक लिस्ट 2 दिन पहले जारी की थी उसमें पुष्टि की गई थी लगभग 68 लोगों के लापता होने की। ये 68 लोग जो हैं इनमें उत्तराखंड के भी हैं, कुछ दूसरे राज्यों के भी हैं और करीब जो 24 लोग थे वो मजदूर थे जो नेपाल मूल के थे। 24 लोगों की उनकी लिस्ट भी है। ऐसे में कुल मिलाकर के ये आंकड़ा लगभग 70 के आसपास बैठता और हम लगातार ये अनुमान लगा रहे थे कि 70 के आसपास, या हो सकता है कि संभव तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं या फिर लापता हो सकते हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। उनको तलाशने के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती एक तो मौसम की है और दूसरी वहां पर मलबा जिस हिसाब से फैला हुआ है, बहुत मलबा ज्यादा वहां पर फैला हुआ है, इसीलिए दिक्कतें भी इसमें आ रही हैं। और उस मलबे के नीचे दबे लोगों को और जो होटल्स हैं उनका पता लगाने के लिए हाईटेक टेक्निक का भी उपयोग किया जा रहा है। इसी में ही लगातार जो सेना है या फिर SDRF है वो हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सेंसिंग रडार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे ये पता चला है कि जो मलबा है उससे, जहां पर इस समय मलबा है उससे लगभग 8 से 10 फीट नीचे होटल और लोग दबे हुए हो सकते हैं। कल ही जो रडार सिस्टम है उसकी मदद से वहां पर जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनको तलाशने की कोशिश भी की जा रही थी। तो इसमें 2-3 मवेशियों के होने के संकेत रडार सिस्टम ने दिए थे, उसके बाद वहां से उनको निकाला भी गया। ठीक इसी तरीके से ये दावा इसलिए भी किया गया है विजय लक्ष्मी, क्योंकि रडार जो सिस्टम है, जो सेंसर लगाए गए हैं जिनसे वहां पर मलबा तलाशा जा रहा है, उन्हीं से ही ये पुख्ता सबूत मिलते हैं कि करीब 8 से 10 फीट का मलबा है। अब आप 8 से 10 फीट का मलबा अगर सोचे तो अमूमन सामान्य घरों में जो एक कमरे की ऊंचाई होती है 8 से 10 फीट या 12 फीट, तो इतना लगभग मलबा, और उसके भी नीचे वहां पर होटल और लोग दबे हुए हैं।
तो ऐसे में खुद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा उन लापता लोगों को तलाशना, या फिर उनकी क्योंकि संभवतः इतने दिनों से अगर कोई दबा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो जीवित नहीं होगा। तो उन लोगों को तलाशना इसलिए भी मुश्किल है कि एक तो मलबा ज्यादा है, दूसरा वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी है इसको अभी तक पुख्ता रूप से सुचारू नहीं किया गया, बहुत लिमिटेड जगहों से वहां पर आया जाया जा सकता है। तो इसीलिए काफी दिक्कतें भी आ रही है, चैलेंज भी आ रहा है। और इसके साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि अब जल्द से जल्द जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उनको वहां से, चाहे वो उनकी बॉडीज रिकवर हो या फिर कम से कम कुछ तो वहां से रिकवर हो, तो इसकी तलाश की जा रही है। इसी सिलसिले में अभी हालांकि कुछ जो बाकी शव है वो तो निकाले नहीं गए, लेकिन कुछ जानवर जरूर मिले हैं। और उस इसीलिए अब ये बात भी पुख्ता होती है कि 8-10 फीट नीचे होटल और लोग दबे हुए हैं, ये बात तय है। और उसको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात है, डॉग स्क्वाड की वहां पर तैनाती की गई है। उत्तराखंड पुलिस के जो खोजी कुत्ते होते हैं वो भी लगातार खोज रहे हैं। तो अब मौसम के ऊपर काफी सारी बातें डिपेंड करती है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जो खीर गंगा है, जो खीर घाट है, जहां से नदी का मुआयना था, तो वहां से भी अभी भी वहां पर जो रिसर्च सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, जो वहां पर एक्सपर्ट्स लग गए हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि वहां पर अभी भी काफी टन मलबा जो है वो खीर गंगा के मुहाने पर है। और एक जो झील हर्षिल में बनी थी तो वो भी चुनौती दे रही है। तो चौतरफा चुनौती है। ऐसे में अब क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, बरसात भी लगातार पहाड़ी इलाकों में चल रही है। इसीलिए अब देखना ये होगा कि कब तक सुचारू रूप से मलबे को हटाने का काम किया जाता है। हालांकि काम चल रहा है मलबे को हटाने का, लेकिन कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं। जैसे देखिए, यूएसडीएमए की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें जवाबदेही तय करेंगे? क्या उच्च स्तरीय मांग जो कार्रवाई है इस पे की जाएगी? क्योंकि गंभीर सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। आप बिल्कुल, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि हर्षिल और धराली में 24 घंटे की बारिश की जो हुई है उससे जो नुकसान पहुंचा है, इसकी भविष्यवाणी जो है, इसका अनुमान सैटेलाइट अध्ययन के माध्यम से लगाया गया था। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, उन्होंने पहले ही इसको लेकर के बात कह दी गई थी। और ये भी सामने आया कि लगभग प्रति सेकंड 50 से 60 लाख लीटर का जो पानी आया है और वो अपने साथ मलबा लेकर के आया है। तो हम लगातार सुनते हैं, तमाम जो प्रतिनिधि है, जो नेता है, उनके मुंह से सुनते हैं कि हम रडार सिस्टम को स्थापित करेंगे, या फिर इतने कर दिए गए हैं जो ऐसी आपदा जैसी परिस्थितियों में हमें पहले ही चेतावनी दे दिया करेंगे, मौसम अगर बिगड़ता है तो उसकी हमको सूचना पहले ही मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो दावे किए जाते रहे हैं, इनकी भी पोल कहीं ना कहीं खुली है। अगर आपके पास, आपने इतने रडार सिस्टम, डॉपलर रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने का दावा किया गया था सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के 3-4 जगहों पर बाकी सिस्टम को तैनात करने का दावा किया गया था। तो ये सब चीजें किस लिए थी? ये सब चीजें इसीलिए होती है ताकि आपदा की दृष्टि से हम संवेदनशील है, हमारे यहाँ पर आपदाएं आती रहती है, इसी को लेकर के ये दावे होते थे। लेकिन जब वाकई में आपदा आई तो ना कोई पहले चेतावनी थी, ना कोई सिस्टम था, ना लोगों को इतना चेताया गया कि यहाँ पर आपदा आ सकती है या फिर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो ये सब बातें अब कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। सवाल इनके ऊपर उठेगा जरूर कि अगर पहले से ही जो वार्निंग थी, सैटेलाइट के जरिए ये पहले से ही हाँ, बता दिया था कि बारिश हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, ऐसे में चेतावनी पहले दी गई थी। तो सवाल ये है कि क्या सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? अगर लिया तो ग्रामीणों को, जवानों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? देखिए, जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, काफी लोग भी लापता हैं, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जो चेतावनी है वो भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी गंभीरता से इस चीज को क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि अगर पहले से ही जो चेतावनी दी गई थी तो उसके बाद जो उत्तराखंड का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो उसने पहले स्टेप क्यों नहीं उठाए? तो ये तो अब सवाल उठेंगे ही। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब इस तरीके की घटनाक्रम होते हैं, एक तो क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पर बस तो किसी का नहीं है, लेकिन जब आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास सिस्टम ऐसे है और आपको चेतावनी भी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठना चाहिए कि उस चेतावनी को सीरियसली क्या नहीं लिया गया? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे जिलों में जब कोई बड़ी आपदा आती है तो उसके बाद ही सवाल उठते हैं। कुछ दिन तक सवाल उठेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, और फिर अगले दिन जब कहीं पर आपदा आएगी तो फिर से सवाल उठेंगे। तो इसको कहीं ना कहीं सीरियसली लेने की आवश्यकता है। बहुत एक प्लान तरीके से आपदा प्रबंधन पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड में हर रोज आए दिन मानसून के समय में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी गांव में क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आती रहती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये सवाल उठेंगे और जवाब देह जो है उनको जवाबदेही भी तय करनी चाहिए कि अगर किसी के स्तर पर लापरवाही हुई है, उस लापरवाही से कई जानें चली जाती है, या फिर उस नुकसान को हम कम कर सकते थे, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और सवाल तो उठेंगे, इन सवालों का जवाब और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए मुझे लगता है।
दिग्विजय, देखिए कहीं से भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं आ रही है, तो ऐसे में शायद वो नाकाम रहे हैं अपने काम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही ये चेतावनी भी दी गई थी, ऐसे में ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि ऐसी घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयार नहीं था या नहीं रहते हैं, क्योंकि भूस्खलन होना, आपदा आना, बारिश होना ये आम बात सी हो गई है। लेकिन इन हादसों में जिन लोगों की जान जा रही है, जो लोग लापता हैं, इनके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ऐसा नहीं है कि अब देखिए इस समय अगर धराली में आपदा आई है, धराली में मलबा पसरा पड़ा है या फिर धराली में झील बन रही है, तो जाहिर सी बात है हम हर दिन सुन रहे हैं कि आज ये विशेषज्ञों की टीम वहां पर गई, कल इसरो के वैज्ञानिक वहां पर गए, परसों इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट वहां पर गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसका अध्ययन करते हैं और ये ऐसा नहीं कि इस आपदा के बाद ही हुआ है। 2013 के बाद लगातार इस तरह की रिसर्च अध्ययन सामने आते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने खासतौर पर जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं वो हर बार ये चेतावनी देते रहते हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो सकता है उन जगहों को जो नदी नाले के आसपास होती है, और खासतौर पर उन जगहों को, क्योंकि धराली बहुत पुरानी कोई बसावट नहीं थी, करीब 40-50 साल पहले धराली बसा, और जो नदी का मुहान जो फ्लो होता था उसके आसपास लोगों की बसावट हो जाती है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि चाहे सरकारें रही हों या फिर जो भी प्राधिकरण हैं हमारे, वो उस समय क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि कोई किसी नदी के आसपास या फिर उसके फ्लो के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस समय उस कंस्ट्रक्शन को क्यों नहीं रोका जाता है, जबकि आपको पता है, चेतावनी आपको हर कोई देता है, सारे साइंटिस्ट देते हैं, अध्ययन होती है, रिसर्च होती है कि इन जगहों पर ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है, तो उस समय उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर उसी समय उस पर कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है कि आगे जो होने वाला नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। हालांकि ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि अगर उसी समय हम ये तमाम चीजें चाक चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, कहीं पर भी मलबा आ सकता है, पहाड़ है तो कहीं ना कहीं से तो दरकेगा ही, कहीं ना कहीं से टूटेगा ही। लेकिन यह है कि जो सेंसिटिव जगह हैं जहां के लिए एटलीस्ट आपके पास कोई वार्निंग है, कोई चेतावनी है, तो वहां पर आप अपनी भूमिका को निभा करके कम से कम नुकसान को, और जो वहां पर लोगों की हानि होती है, धन की हानि होती है, उस नुकसान को कम किया जा सकता है। दिग्विजय, देखिए उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे, डेवलपमेंट की भी बात की जाती है और ऐसे में जो जिस तरीके से बाढ़ आती है, आपदा आती है, और इसको लेकर भी किस तरीके से इन दोनों का तालमेल बैठाया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ऐसे में जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है तो इनको लेकर इन दोनों का तालमेल किस तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो, ताकि इस तरीके की जो आपदा आ रही है इस पर भी कहीं ना कहीं तरीके से या तो सतर्क रहें या फिर इनको रोका जा सके, कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम डेवलपमेंट आखिर किसे कह रहे हैं, क्योंकि धराली की जहां तक बात है तो वहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं था, ना वहां पर कोई बड़ा हॉस्पिटल था, ना वहां पर कोई बड़ा स्कूल था, ना वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत शानदार था। धराली में जो रिजॉर्ट थे, होटल थे, होम स्टे थे, वही सब चीजें थी, ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट वहां पर नहीं था, नहीं आसपास था। हाँ, वहां से जरूर सड़क जरूर गई होगी जिसको 4 धाम नाम देकर के उस सड़क को काट दिया गया, लेकिन उसका भी कोई रोल इस आपदा में नहीं है, क्योंकि मलबा ऊपर से आया है, ग्लेशियरों की तरफ से आया है। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, सिर्फ इस चीज को ना समझा जाए कि पहाड़ों में सड़कें बन रही हैं और उससे फिर पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मलबा ग्लेशियर्स के बहाव में ऊपर से आया है। ऐसे में ये देखना भी बड़ा जरूरी है कि जो हम कंक्रीट का जो असली ओरिजिनल जंगल को हटा करके कंक्रीट का जो जंगल लगातार फैलाते जा रहे हैं, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों की चिंताएं भी होती है, पेड़ों को काट रही है, तमाम वजहें भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि डेवलपमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, धराली में कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था लेकिन वहां पर फिर भी आपदा आई। केदारनाथ 2013 में जब हुआ, वहां पर कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था लेकिन फिर भी वहां पर आपदा आई। हालांकि वहां पर हेलीकॉप्टर जरूर चलते हैं, अभी भी चलते हैं, और जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए वहां पर जो संसाधन है वो जुटाने भी बड़े जरूरी है। तो ये तमाम चीजों को सबसे पहले समझना होगा और कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो जरूर बना करके चलना होगा, क्योंकि ये हिमालय है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, और इसको इसी की तरह हमें समझना पड़ेगा। और अगर इसको इसी की तरह अगर हम समझेंगे तो इन सब चीजों को हम कम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।